वर्ल्ड का पहला सोशलिस्ट स्टेट था यूएसएसआर, जिसका जन्म हुआ 1917 में हुए रशियन रेवोल्यूशन के द्वारा। इसके बाद रशिया को कहा जाने लगा सोवियत यूनियन। बट ये सोवियत सिस्टम आखिर था क्या, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम? 1917 में हुआ रशियन रेवोल्यूशन इंस्पायर था सोशलिज्म के आइडल से। इस रेवोल्यूशन के थ्रू रशिया के मोनार्क जार निकोलस II को हटाकर बोल्शेविक पार्टी ने सभी चीजों पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। इस पार्टी के लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, जो रशिया को एक कम्युनिस्ट स्टेट बनाना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने आगे चलकर बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज कर द कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया। एक्चुअल में लेनिन कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी कम्युनिज्म से काफी ज्यादा प्रभावित थे, पर कम्युनिज्म तक पहुंचने के लिए पहले सोशलिज्म लाना बेहद जरूरी था, और इसीलिए रशिया में 1917 में शुरू हुआ रशियन रेवोल्यूशन। बट फाइनली यूएसएसआर का फॉर्मेशन हुआ 1922 में जाकर, जब बोल्शेविक पार्टी ने फाइनली सभी चीजों पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया और क्रिएशन किया वर्ल्ड में फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट का। अगर सोशलिज्म की बात करें तो ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में आती है। कैपिटलिज्म जो बेस्ड है फ्री मार्केट, प्राइवेट प्रॉपर्टी, मिनिमम रोल ऑफ गवर्नमेंट और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने से। इस सिस्टम ने सोसाइटी में इनइक्वालिटी और वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था, और इसी के अगेंस्ट में आता है सोशलिज्म जो बेस्ड था इकोनॉमिक इक्वालिटी और प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में। इन आइडियाज को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप आई बटन पर दिए गए वीडियोस को देख सकते हैं। इन शॉर्ट, सोशलिज्म का अल्टीमेट गोल है सोसाइटी में इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करना, और ऐसा करने के लिए सोशलिज्म में स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 1922 के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा सोवियत यूनियन के पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज किया गया, जैसे कि अब सोवियत यूनियन वन पार्टी स्टेट बन चुका था, जहां किसी और पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन के लिए कोई जगह नहीं थी, और ये एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। पॉलिटिकल सिस्टम के अलावा सोवियत यूनियन का इकोनॉमिक सिस्टम पूरी तरह अब स्टेट यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ चुका था। फॉर एग्जांपल, कम्युनिस्ट पार्टी के पावर में आ जाने के बाद वहां के सभी इंडस्ट्रीज को और बैंक्स को नेशनलाइज्ड कर दिया गया। मींस अब सभी चीजों पर गवर्नमेंट का कंट्रोल था। सोवियत यूनियन में अब कोऑपरेटिव फार्मिंग की जाती थी, जहां पीजेंट्स मिलकर प्रोडक्शन किया करते थे और प्रॉफिट को उनके बीच इक्वली डिवाइड कर दिया जाता था। 1924 में लेनिन की डेथ के बाद पार्टी को हेड किया जोसेफ स्टालिन ने। स्टालिन के पावर में आ जाने के बाद सोवियत यूनियन में वास्ट लेवल पर चेंजेस किए गए। 1922 तक सोवियत यूनियन का पार्ट थे रशिया, यूक्रेन, बेलोरशियन जिसे आज बेलारूस कहा जाता है, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने यूएसएसआर को ज्वाइन किया। इन 8 कंट्रीज का यूएसएसआर को ज्वाइन करने का रीजन था फासिस्ट फोर्सेस, जैसे कि मसोलिनी और अडोल्फ हिटलर। इन जैसे लीडर्स ने मिलकर अपने फोर्सेस के द्वारा यूरोप पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया, पर इन फासिस्ट फोर्सेस से ईस्ट यूरोप को आज़ादी दिलाई यूएसएसआर ने। आज़ादी मिलने के बाद इन सभी कंट्रीज का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम यूएसएसआर पर बेस्ड था। यूएसएसआर की फुल फॉर्म है द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूएसएसआर अब 15 कंट्रीज का ग्रुप था, जिसमें शामिल थी ये सभी कंट्रीज। इन कंट्रीज के ग्रुप को कहा जाता था सोशलिस्ट ब्लॉक, जिन्होंने 1955 में नाटो को काउंटर करने के लिए एक मिलिट्री अलायंस भी बनाया, जिसका नाम था वार्सा पैक्ट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद केवल यूएसए को छोड़कर सोवियत यूनियन की इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से काफी ज्यादा डेवलप थी, जिससे अब यूएसएसआर पावर का नया सेंटर बन चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पावर के 2 नए सेंटर थे, यूएसए और उसे टक्कर देता था यूएसएसआर। बट ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने यूएसएसआर को एक पावरफुल सोशलिस्ट स्टेट बनाया? नंबर 1, इनका कम्युनिकेशन नेटवर्क जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इनके पास मौजूद थे वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल, आयरन और स्टील, और ये सब होने से इनका मशीनरी प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ चुका था। ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो रिमोटेस्ट एरिया को बड़ी एफिशिएंसी के साथ कनेक्ट करता था। ये पिन से लेकर कार्स तक हर एक चीज का प्रोडक्शन किया करते थे। हालांकि इनके प्रोडक्शन की क्वालिटी वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज के प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैच नहीं कर पाती थी। सोवियत यूनियन अपने सभी सिटीजन्स को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाली बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें प्रोवाइड करता था। गवर्नमेंट बहुत सी चीजों पर सब्सिडी दिया करती थी, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर और अदर वेलफेयर स्कीम्स। यहाँ सभी सिटीजन के पास एम्प्लॉयमेंट था, मींस अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था। स्टेट की ऑनरशिप थी, हर चीज का कंट्रोल
गवर्नमेंट के पास था। अब सोचने पर लगता है कि ये सिस्टम वाकई कितना अच्छा है, पर अगर सोवियत यूनियन में सब इतना ही अच्छा था तो ये सिस्टम आज एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है? वो इसलिए क्योंकि इस सिस्टम में बहुत से ड्रॉबैक्स भी थे। जैसे कि नंबर 1, ओवर द टाइम सोवियत यूनियन काफी ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन बन चुका था, जिससे गवर्नमेंट की डिक्टेटरशिप देखने को मिलती थी। गवर्नमेंट जो चाहे वो रूल्स बनाती थी। और इससे जुड़ा है हमारा सेकंड पॉइंट, लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले डिबेट और डिस्कशंस किए जाते हैं, पर सोवियत में ऐसा कुछ नहीं था। गवर्नमेंट डिसीजन लेती थी और लोगों पर थोप दिया करती थी। लोगों के पास गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने की आजादी नहीं थी, जिसे फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा जाता है। ना ही वो लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते थे और ना ही उनके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकते थे। नंबर 3, वन पार्टी सिस्टम, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ ना कोई अपोजिशन था और ना ही कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी, जिससे पावर में हमेशा एक ही पार्टी बनी रहती थी, जो लोगों के प्रति बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं थी। नंबर 4, डोमिनेंस ऑफ रशिया। वैसे तो यूएसएसआर ग्रुप था 15 कंट्रीज का, पर डोमिनेंस रहता था रशिया का, जिससे अदर रीजन के लोग हमेशा खुद को निग्लेक्टेड या सुप्रेस्ड फील किया करते थे। नंबर 5, आर्म रेस। यूएसए की पावर को मैच करने की होड़ में सोवियत ने काफी ज्यादा पैसा सिर्फ आर्म के प्रोडक्शन पर खर्च कर दिया, जिससे उसकी इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ा। नंबर 6, लैग बिहाइंड द वेस्ट। टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में यूएसएसआर वेस्टर्न कंट्रीज से काफी ज्यादा पीछे था। एट लास्ट, सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया, जिसके लिए उसे अपनी आर्म फोर्सेस पर काफी ज्यादा खर्च करना पड़ा और सोवियत यूनियन इसी वजह से धीरे धीरे वीक पड़ने लगा। वेजेस कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे थे, बट ये प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी में वेस्ट से काफी ज्यादा पीछे थे, जिससे यूएसएसआर में कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज होने लगी। फूड को हर साल इंपोर्ट किया जाने लगा, जिससे यूएसएसआर की इकोनॉमी को गहरा धक्का लगा और वो स्टैग्नेट होने लगी। तो ये था पूरा सोवियत सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बारे में। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस शुरू हुआ 1985 के बाद, जब मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के लीडर बने। 1985 के बाद एक ऐसे कई इवेंट्स हुए जिससे सोवियत यूनियन टूटने लगा, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट था 1989 में बर्लिन वॉल का टूटना और जर्मनी का यूनिफाइड होना। कई थिंकर्स का तो ये भी कहना था कि मिखाइल गोर्बाचेव ही सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, पर क्यों? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मिखाइल गोर्बाचेव के आने के बाद कैसे यूएसएसआर ने डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर दिया और कैसे शुरुआत हुई यूनिपोलर वर्ल्ड की। तो चलिए शुरू करते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। रशिया में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन लाने वाले लीडर थे व्लादिमीर लेनिन। 1924 में लेनिन की डेथ के बाद यूएसएसआर को हेड किया स्टालिन ने, जिनकी पॉलिसीज काफी ज्यादा रिप्रेसिव थी। उन्होंने यूएसएसआर में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर का कल्टिवाइजेशन शुरू किया, बट उनकी इन पॉलिसीज से ना तो वर्कर्स खुश थे और ना ही पीजेंट्स। बट स्टालिन के रूल में अपोजिशन के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि वो एक अथॉरिटेरियन थे। 1953 में उनकी डेथ के बाद आए निकिता क्रुश्चेव, जिन्होंने सोवियत यूनियन को 1953 से 1964 तक लीड किया। उन्होंने स्टालिन की लीडरशिप को डिनाउंस करते हुए 1956 में कई रिफॉर्म्स भी किए। उन्हीं के टाइम पर हमें 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देखने को मिलता है। देन उनके बाद आए लियोनिड ब्रेजनेव, जिन्होंने सोवियत यूनियन को 1964 से 1982 तक हेड किया। इन्हीं के टाइम पर सोवियत यूनियन 1979 में अफगानिस्तान को इन्वेड करता है। अब फाइनली आते हैं मिखाइल गोर्बाचेव, जो 1985 में सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, 1945 के बाद सोवियत यूनियन की इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से काफी ज्यादा डेवलप थी, एक्सेप्ट यूएसए। बट कई रीजंस की वजह से 1970 आते आते इनकी इकोनॉमी स्टैग्नेट होने लगी, जिससे इनका इंपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ गया। अब इन कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए मिखाइल गोर्बाचेव ने इस कम्युनिस्ट सिस्टम में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने शुरू किए, जैसे कि पेरेस्ट्रोइका मींस रीस्ट्रक्चरिंग। इसके जरिए गोर्बाचेव सोवियत यूनियन के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करना चाहते थे। जबकि ग्लासनोस्ट, जिसका मीनिंग है ओपननेस, इसके जरिए गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे। बट इन रिफॉर्म्स की जरूरत क्या थी? वो इसलिए
क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान दोनों सुपर पावर्स यूएसए और यूएसएसआर के द्वारा आर्म्स पर बहुत ज्यादा खर्च किया गया, जिससे यूएसए तो नहीं बट यूएसएसआर की इकोनॉमी को गहरा धक्का लगा, जिससे यूएसएसआर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में वेस्ट से काफी पीछे जा चुका था। गॉर्बाचेव के अकॉर्डिंग यूएसएसआर को आगे ले जाने के लिए इन रिफॉर्म्स को करना बेहद जरूरी था। उनके इस डिसीजन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो सोवियत का पार्ट हुआ करती थी, वो अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगी। अब तक पास्ट में यूएसएसआर में जब भी इस तरह के प्रोटेस्ट हुआ करते थे, उन्हें सुप्रेस कर दिया जाता था, बट गॉर्बाचेव ने ऐसा नहीं किया। ना ही उन्होंने इन प्रोटेस्ट को सुप्रेस किया और ना ही इसमें इंटरवीन किया। इसके अलावा इन पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और डेमोक्रेटाइजेशन से कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही कई लीडर्स ने उन्हें अपोज करना शुरू कर दिया। अब जब कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स ही मिखाइल गॉर्बाचेव को अपोज करने लगे, जैसे कि बोरिस येल्सिन, जिन्हें गॉर्बाचेव ने मॉस्को का मेयर बनाया था, अब वही उनके अगेंस्ट हो चुके थे। बोरिस येल्सिन खुद को कम्युनिस्ट पार्टी से अलग कर लेते हैं। 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स ने उनके अगेंस्ट कू कर दिया। इस कू के जरिए इन लीडर्स ने गॉर्बाचेव को हटाकर पावर को सीज करने की कोशिश की। बट द क्वेश्चन इज, क्या ये कू सक्सेसफुल रहा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि 1985 से 1989 तक एक के बाद एक कई ऐसे इवेंट हुए जिससे लोग अब फ्रीडम को टेस्ट कर चुके थे। इन इवेंट्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट था 1989 में बर्लिन वॉल को गिराना, जिसके बाद जर्मनी को यूनिफाइड कर दिया गया, जो ईस्ट और वेस्ट में बटा हुआ था। बर्लिन वॉल को बिल्ड किया गया था 1961 में। अब लोग फ्रीडम जैसी वैल्यू को टेस्ट कर चुके थे, इसलिए अब वो ओल्ड स्टाइल कम्युनिस्ट पार्टी का रूल नहीं चाहते थे, जो लोगों को फ्रीडम नहीं दिया करती थी। इस कू का सक्सेसफुल ना होने का रीजन बोरिस येल्सिन भी रहे, क्योंकि इस कू को उनके द्वारा अपोज किया गया, जिससे वो नेशनल हीरो बन गए। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद येल्सिन इलेक्शन जीतकर रशिया के फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने। बट इन प्रोटेस्ट का यूएसएसआर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? यूएसएसआर में चल रहे प्रोटेस्ट से अब सोवियत यूनियन की सेंट्रलाइज्ड पावर कम होना शुरू हो जाती है, जिसका रिजल्ट ये था कि अब यूरोपियनाइज्ड पार्ट खुद को सोवियत यूनियन से अलग कर सोवरेन स्टेट बनाने लगे। मींस अब इन स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट होगी, जिसके पास खुद के डिसीजन लेने की पावर होगी। बट सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, जिसमें शामिल थे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे। मींस वो खुद को सोवियत यूनियन से अलग नहीं करना चाहते थे। पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ कोई ऐसी प्रोमिनेंट लीडरशिप नहीं थी जो डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस से इन्फ्लुएंस हो। इन कंट्रीज ने अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए सोवियत यूनियन का पार्ट बने रहना ज्यादा जरूरी समझा। बट दिसंबर 1991 में येल्सिन की लीडरशिप में रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ये 3 मेजर रिपब्लिक डिक्लेयर करते हैं कि सोवियत यूनियन डिसबैंड होता है और सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया जाता है। इस डिसइंटीग्रेशन के बाद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अडॉप्ट करते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम को, और इसी के साथ एंड होता है बायोपोलर वर्ल्ड का, क्योंकि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने का मतलब था सोशलिस्ट सिस्टम का फेल होना। यहाँ जीत होती है कैपिटलिस्ट मॉडल की, जो प्रमोट करता था यूएसए। और अब 1991 के बाद वर्ल्ड बनता है यूनिपोलर, जहां वर्ल्ड में एक ही सुपर पावर थी, जिसका नाम था यूएसए। बट इस दिसंबर में साइन हुए डिक्लेरेशन में और क्या था? इस डिक्लेरेशन में सोवियत यूनियन के डिसबैंड को तो डिक्लेयर किया गया, बट साथ में ये भी डिक्लेयर किया गया कि अब फॉर्मेशन होगा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का, जिसे शॉर्ट में CIS कहा गया, जिसे बनाया गया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए। बट ये नया ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए एक बड़ा सरप्राइज था। पर क्यों? क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने से पहले इन कंट्रीज के लीडर से कोई डिस्कशन नहीं किया गया और इन्हें इससे बाहर रखा गया। लेकिन इस इशू को सॉल्व करने के लिए इन कंट्रीज को इसका फाउंडिंग मेंबर बना दिया गया। बट ईस्ट यूरोप को बहुत से कंट्रीज ने इसे ज्वाइन करने से मना कर दिया। डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया को यूएसएसआर के सक्सेसर के रूप में एक्सेप्ट किया गया। मींस यूएसएसआर, जो कि एक सेंट्रल पावर था, उसकी पोजीशन को अब रशिया संभालेगा, जिससे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट, जो अब तक यूएसएसआर के पास थी, अब वो रशिया के पास आ गई। यूएसएसआर ने जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज और कमिटमेंट्स को साइन किया था, अब उन्हें रशिया फॉलो करेगा। यूएसएसआर जो न्यूक्लियर पावर को हासिल कर चुका था, जिसमें शामिल थे 15 कंट्रीज, अब इन 15 में से सिर्फ रशिया था जिसके पास न्यूक्लियर पावर थी। अब हम कह सकते हैं कि ओल्ड सोवियत यूनियन अब डेड
और बरीड हो चुका था। बट अभी भी कई क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्या केवल मिखाइल गोर्बाचेव ही इस डिसइंटीग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे या कई और रीजंस भी थे। ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने ये समझा कि मिखाइल गोर्बाचेव के आने के बाद कैसे धीरे धीरे सोवियत यूनियन कोलैप्स करना शुरू कर देता है। बट ये कोई फर्स्ट या लास्ट पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था जो कोलैप्स हुआ था। बट सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के कुछ यूनिक फीचर हैं जो कुछ इस तरह है। फर्स्टली, internal weakness of Soviet political and economic institution which failed to meet the aspirations of the people। जैसा कि अब तक लास्ट वीडियोस में हम जान चुके हैं कि सोवियत यूनियन की इकोनॉमी का कई सालों से लगातार स्टैग्नेट होना इस सिस्टम को कोलैप्स की तरफ ले जाता है। बट द क्वेश्चन इज, सोवियत यूनियन की इकोनॉमी स्टैग्नेट होने के रीजंस क्या थे? तो इसका सबसे पहला रीजन था सोवियत यूनियन का अपने ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सेनल को मेंटेन करने में यूज करना, जिस वजह से धीरे धीरे वहां फूड की शॉर्टेज होने लगी। इसके अलावा अपने ईस्ट यूरोप के सैटेलाइट स्टेट्स के डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यूएसएसआर उठा रहा था। इन स्टेट्स में जब भी कोई प्रोटेस्ट या रिबेलियन हुआ करते थे तब सोवियत यूनियन अपनी आर्मी को यहाँ भेज दिया करता था। फॉर एग्जाम्पल लियोनिड ब्रेज़नेव, जिन्होंने चेकोस्लोवाकिया में रिबेलियन होने पर वहां सोवियत यूनियन की आर्मी को भेजा, जिस वजह से उनके मिलिट्री आर्सेनल पर खर्च बढ़ता गया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सोवियत यूनियन में शामिल 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो काफी ज्यादा बैकवर्ड थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यूएसएसआर उठा रहा था, जबकि सोवियत यूनियन में शामिल ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज उनके कंपैरिजन में काफी प्रॉस्पेरियस थे, जिस वजह से यूरोपियन कंट्रीज को लगने लगा कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज का बर्डन भी उनके ऊपर ही है। ये रीजन इस सिस्टम को ह्यूज बर्डन की तरफ ले जाते हैं, जिससे ये सिस्टम कोप विद नहीं कर पाता है। सेकेंड रीजन इज, at the same time, ordinary citizen became more knowledgeable about the economic advancement of the West। वेस्ट का डेवलपमेंट ईस्ट से कहीं ज्यादा था और अब ऑर्डिनरी लोगों को इस एडवांस सिस्टम के बारे में ज्यादा नॉलेज थी। लोग अब क्लियरली कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट सिस्टम में डिफरेंस कर सकते थे। बहुत सालों तक सोवियत यूनियन अपने सिस्टम को वेस्टर्न कैपिटलिज्म से बेटर बताता आया था, बट रियलिटी बिल्कुल अलग थी, जो अब सोवियत यूनियन के लिए पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल शॉक बन चुकी थी। Third reason is the Soviet Union had become stagnant in an administrative and political sense as well। कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने सोवियत यूनियन में करीब 70 इयर्स तक रूल किया, पर ये पार्टी लोगों के प्रति अकाउंटेबल नहीं थी, जैसे कि स्टालिन जो कि एक ऑटोक्रेट थे। धीरे धीरे ऑर्डिनरी लोग इस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम से एलिनेट होने लगे। लोगों का इस पार्टी से अलग होने का रीजन सिर्फ यही नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन और मिस्टेक्स को करेक्ट ना करने की इनएबिलिटी। सोवियत यूनियन के लोग चाहते थे कि इस पार्टी के लीडर गवर्नमेंट में ज्यादा से ज्यादा ओपननेस मींस ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, बट गवर्नमेंट इस ओपननेस के लिए तैयार नहीं थी। इसके अलावा यूएसएसआर जैसे वास्ट लैंड पर पावर का सेंट्रलाइजेशन होना मींस पावर सिर्फ एक गवर्नमेंट या कहा जा सकता है सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के पास होना। बट इस गवर्नमेंट में सबसे वर्स्ट ये था कि ब्यूरोक्रेट्स का जरूरत से ज्यादा प्रिविलेज उठाना, जो आम लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बन चुकी थी, जिस वजह से लोगों का गवर्नमेंट से विश्वास कम होता गया। अब अगर इसे एक बार समराइज करें तो अब तक हमने जाना कि इस सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर काफी ज्यादा करप्शन था। सोवियत यूनियन की इकोनॉमी स्टैग्नेट हो चुकी थी और पॉलिटिकली लोगों के पास इंडिपेंडेंस नहीं थी। मींस अब जरूरत थी इस सिस्टम में रिफॉर्म की, और इन रिफॉर्म्स को करते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद मिखाइल गोर्बाचेव प्रॉमिस करते हैं कि वो इस सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम से डील करेंगे। अब हैरानी की बात यह है कि इन प्रॉब्लम को एक्यूरेटली डायग्नोज करने के बाद गोर्बाचेव ने कई रिफॉर्म्स किए, फिर भी सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। तो इसके पीछे क्या रीजन थे? अब इसका आंसर काफी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इस क्वेश्चन को लेकर थिंकर्स और हिस्टोरियन के अलग अलग ओपिनियंस है। बट इसका एक कॉमन आंसर ये है कि इन रिफॉर्म्स को लेकर लोग 2 ग्रुप्स में बटे हुए थे। पहला सेक्शन जो चाहता था कि रिफॉर्म्स हो, बट वो सेक्शन गोर्बाचेव के द्वारा किए गए रिफॉर्म से खुश नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि जिस तेजी से गोर्बाचेव को इस सिस्टम में रिफॉर्म लाने चाहिए वो उतने स्पीड से नहीं हुए हैं। बेसिकली ये लोग गोर्बाचेव के मेथड से सेटिस्फाइड नहीं थे। इस सेक्शन को लगने लगा था कि वो इन रिफॉर्म से जितना होप कर रहे थे उन्हें उतना बेनिफिट नहीं मिला, और इसीलिए ये लोग प्रोटेस्ट करने लगे। लोगों का दूसरा सेक्शन था जो इन रिफॉर्म्स को शुरुआत से ही अपोज कर रहा था, और वो थे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स या वो लोग जो इस सिस्टम को सर्व कर रहे थे। इस सेक्शन को लगने लगा कि अगर इतनी तेजी से रिफॉर्म्स लाए गए तो उनकी पावर और प्रिविलेज दोनों चली जाएंगी। अब अगर देखा जाए तो ये दोनों ही साइड्स रिफॉर्म से खुश नहीं थे, और इसीलिए गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स ने
टग ऑफ वॉर की सिचुएशन क्रिएट कर दी। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें गोर्बाचेव का सभी साइड से सपोर्ट कम होता गया और लोगों के ओपिनियंस डिवाइड होते गए। इवन जो लोग उनके साथ भी थे अब वो उनसे अलग होने लगे, जैसे कि बोरिस येल्त्सिन, जिन्होंने फील किया कि गोर्बाचेव खुद ही अपनी पॉलिसीज को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे, जिससे कहा जा सकता है कि धीरे धीरे सोवियत यूनियन कोलैप्स होने की तरफ जाने लगा। बट क्या सिर्फ यही रीजन थे? तो आंसर है नहीं। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के कई और रीजंस भी थे, जैसे कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिजायर फॉर सोवरेनिटी विद इन वेरियस रिपब्लिक मींस रशिया और बाल्टिक रिपब्लिक, जिसमें शामिल थे एस्टोनिया, लातविया और लुथानिया। इनके अलावा यूक्रेन, जॉर्जिया और अदर रिपब्लिक्स में नेशनलिज्म के एस्पिरेशन का जागना, जो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का इमीडिएट रीजन बना। बट इस नेशनलिज्म के एस्पिरेशन को लेकर भी हमें डिफरेंट व्यूज देखने को मिलते हैं, जिसमें एक व्यू ये है कि नेशनलिज्म की एस्पिरेशन हमेशा से ही थी। अगर रिफॉर्म्स नहीं भी लाए जाते तब भी यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होना ही था। बेसिकली ये हिस्ट्री का व्हाट इफ पार्ट है। बट ये पॉइंट अनरीजनेबल बिल्कुल नहीं है। जबकि दूसरा व्यू ये है कि नेशनलिज्म की एस्पिरेशन थी बट गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स ने इस प्रोसेस को और ज्यादा स्पीड अप कर दिया। सिचुएशन अब हाथ से निकलने लगी, जिससे लीडर्स का इस सिचुएशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, आयरनिकली कोल्ड वॉर के दौरान थिंकर्स को लगता था कि सेंट्रल एशियन रीजन जैसे कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान में नेशनलिज्म को लेकर स्ट्रॉन्ग अनरेस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इन रीजन में एथनिक और रिलीजियस डिफरेंसेस काफी ज्यादा थे। बट सब कुछ एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट हुआ। नेशनलिस्ट डिससैटिस्फैक्शन यूरोपियन पार्ट में ज्यादा देखने को मिला, जो ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रोस्पेरियस था, जैसे कि रशिया, बाल्टिक एरियाज, यूक्रेन और जॉर्जिया में। ऑर्डिनरी लोग सेंट्रल एशिया से एलिनेटेड फील करने लगे, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि सेंट्रल एशियन रीजन जो काफी ज्यादा बैकवर्ड थे, उनका बर्डन भी उन लोगों को उठाना पड़ रहा है। तो ये थे रीजंस यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। 1991 में फाइनली सोवियत यूनियन कोलैप्स कर जाता है। सोवियत सिस्टम क्या था, मिखाइल गोर्बाचेव के आने के बाद कैसे इस सिस्टम ने कोलैप्स करना शुरू कर दिया और इस सिस्टम के कोलैप्स होने के रीजन क्या थे, ये सब हम लास्ट कुछ वीडियोस में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। सो लेट्स स्टार्ट। सोवियत के डिसइंटीग्रेशन के बाद वर्ल्ड में 3 ब्रॉड काइंड ऑफ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें से फर्स्ट चेंज था एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि 1945 के बाद से ही वर्ल्ड आइडियोलॉजी के बेसिस पर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट सिस्टम। अब जब फाइनली सोशलिस्ट सिस्टम कोलैप्स हो चुका था, जिससे अब इनके बीच का आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट भी खत्म हो चुका था। सोशलिस्ट सिस्टम के कोलैप्स होने का मतलब था कैपिटलिस्ट सिस्टम या आइडियोलॉजी की जीत होना। इसके साथ साथ कोल्ड वॉर के दौरान बहुत से मिलिट्री ब्लॉक्स भी बनाए गए थे, जैसे कि यूएसए के द्वारा नाटो, सेंटो और सीएटो और यूएसएसआर के द्वारा वार्सा पैक्ट। 1991 तक ये मिलिट्री अलायंस इनएक्टिव हो चुके थे, नाटो को छोड़कर, जो आज भी एग्जिस्ट करता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आर्म रेस और एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। इस दौरान इन दोनों ही कंट्रीज में आर्म्स की होड़ लगी हुई थी। अब फाइनली ये आर्म रेस खत्म हो चुकी थी। सेकेंड इज पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज। 1945 से 1991 तक वर्ल्ड बायपोलर हो चुका था, मींस जहां पावर के 2 बड़े सेंटर थे, यूएसए और यूएसएसआर। अब कोल्ड वॉर के एंड ने 2 तरह की पॉसिबिलिटीज को क्रिएट कर दिया। पहली, द रिमेनिंग सुपर पावर वुड डोमिनेट एंड क्रिएट अ यूनिपोलर वर्ल्ड। मींस यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद वर्ल्ड में एक ही सुपर पावर बची थी, जो थी यूएसए, जिससे शुरुआत होती है यूनिपोलर वर्ल्ड की। और दूसरी पॉसिबिलिटी थी डिफरेंट कंट्रीज और अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज कुड बिकम इंपॉर्टेंट प्लेयर इन इंटरनेशनल सिस्टम, देयरबाय ब्रिंगिंग अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। इसका मतलब है पावर किसी एक कंट्री के पास ना होना, वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज भी इंटरनेशनल सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, जिससे शुरुआत हो सकती है मल्टीपोलर वर्ल्ड की, यानी वर्ल्ड में किसी एक पावर का डोमिनेशन ना होना। बट इन दोनों में फर्स्ट पॉसिबिलिटी सही होती दिखाई दी। वर्ल्ड में यूएसए अब सुपर पावर बन चुका था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अब वर्ल्ड में डोमिनेट कर रही थी, क्योंकि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने इसी सिस्टम को फॉलो किया। साथ ही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में यूएस का डोमिनेंस देखने को मिलता है।
क्योंकि इनके फॉर्मेशन में यूएसए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूएस इन दोनों इंस्टीट्यूशन में फाइनेंशियल रिसोर्सेज का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर और शेयर होल्डर है। ये दोनों ही इंस्टीट्यूशन दूसरे कंट्रीज को लोन प्रोवाइड किया करती हैं और उस टाइम उन कंट्रीज को लोन प्रोवाइड किया गया जो कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ ट्रांजिशन कर रही थी। पॉलिटिकली लिबरल डेमोक्रेसी जिसे प्रमोट करता है यूएसए, अब वो पॉलिटिकल लाइफ को ऑर्गेनाइज करने का सबसे बेहतर तरीका बन चुकी थी। Third change was the end of Soviet bloc, meant the emergence of many new countries. 1991 के बाद यूएसएसआर से 15 कंट्रीज बाहर निकल कर आते हैं। अब इन सब कंट्रीज की अपनी इंडिपेंडेंट एस्पिरेशन और चॉइसेस थी, स्पेशली बाल्टिक और ईस्ट यूरोपियन स्टेट जो पार्ट बनी यूरोपियन यूनियन और नेटो का। आज यूरोपियन यूनियन पावर का नया सेंटर बन चुका है जो यूएसए के हेजेमोनी को टक्कर देता है। पर कैसे? अगर आप ईयू के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप आई बटन पर दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो ज्योग्राफिकली रशिया के काफी क्लोज थी, इन कंट्रीज ने वेस्ट के साथ साथ रशिया के साथ में अच्छे रिलेशन बनाकर रखे। कोल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल सिस्टम में न्यू प्लेयर्स इमर्ज हो चुके थे जिनकी अपनी आइडेंटिटी, इंटरेस्ट और अपनी खुद की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिफिकल्टीज थी। बट अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो वर्ल्ड आज मल्टीपोलर बन चुका है। आज ऐसे कई कंट्रीज और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो यूएस को टक्कर देते हैं, जैसे कि चाइना, यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स एटसेट्रा। तो ये तो थे यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद इस सिस्टम से अलग हुए 15 रिपब्लिक्स जिनके सामने अब बहुत से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी। जैसे कि 1991 तक इन कंट्रीज को रन किया जाता था अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम के द्वारा, बट 1991 के बाद इन कंट्रीज ने अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत से रिफॉर्म्स किए। इन रिफॉर्म्स को नाम दिया गया शॉक थेरेपी, बट एक्चुअल में शॉक थेरेपी थी क्या? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शॉक थेरेपी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। कम्युनिस्ट सिस्टम 1991 में पूरी तरह कोलैप्स हो जाता है, जिस वजह से अब इन कंट्रीज में शुरू हुआ ट्रांजिशन का प्रोसेस। पर कैसे? इन कंट्रीज को अब अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में ट्रांजिशन करना पड़ा और इस ट्रांजिशन को ही नाम दिया गया शॉक थेरेपी। ट्रांजिशन का ये मॉडल इन्फ्लुएंस था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से। बेसिकली आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन किया गया था यूएसए के द्वारा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इन न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री में कैपिटलिस्ट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना। अब अगर शॉक थेरेपी टर्म की बात करें तो ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट है। इस प्रोसेस को शॉक इसलिए कहा गया क्योंकि ये प्रोसेस इन कंट्रीज के लिए काफी पेनफुल रहा। इन कंट्रीज को अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में वास्ट लेवल पर चेंजेस करने पड़े और ये चेंजेस काफी सडन थे। एंड थेरेपी इसलिए क्योंकि इस रिफॉर्म का एम इन कंट्रीज को क्राइसिस से बाहर निकालकर इन्हें दोबारा रीस्ट्रक्चर करना था। मींस कहा जा सकता है शॉक थेरेपी का मीनिंग है किसी को चोट पहुंचाकर उसका इलाज करना। शॉक थेरेपी की इंटेंसिटी और स्पीड सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज के बीच में काफी अलग थी, बट डायरेक्शंस और इसके फीचर्स सेम थे। मींस किस कंट्री में इन रिफॉर्म्स को किस स्पीड से इम्प्लीमेंट किया गया उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है, बट किस तरह से कैपिटलिस्ट सिस्टम को इन कंट्रीज में इम्प्लीमेंट करना था उसके लिए डायरेक्शन सभी के लिए सिमिलर थी। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसके फीचर्स आखिर थे क्या? फर्स्टली, each of these was required to make a total shift to a capitalist economy. Means इन कंट्रीज को पूरी तरह कैपिटलिस्ट सिस्टम में शिफ्ट करना था। सोशलिस्ट इकोनॉमी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को प्राइवेटली ओन्ड किया जाता है। जैसे कि सोवियत पीरियड के दौरान हर एक चीज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ करता था, मेनली जिसका पूरी तरह प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। अब कोई भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, स्टेट की एसेट्स, इंडस्ट्री को बाय कर सकता था। कलेक्टिव फार्म्स जिस पर सोवियत पीरियड के दौरान पीजेंट्स मिलकर एग्रीकल्चर किया करते थे, अब उन्हें प्राइवेट फार्म से रिप्लेस कर दिया गया। मींस अब जो लैंड को बाय करेगा वही उसका ऑनर होगा। बेसिकली इन कंट्रीज के पास कोई थर्ड वे नहीं था। मींस या तो इन्हें अपने सोशलिज्म की तरफ ही जाना था या इन्हें कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट करना था। इसके अलावा शॉक थेरेपी also involved a drastic change in external orientation of these economies. Means अब इन कंट्रीज में इंटरनल चेंजेस करने के बाद एक्सटर्नल चेंजेस भी किए गए, जैसे कि रैपिड लिबरलाइजेशन, जिसके थ्रू प्राइस कंट्रोल को रिमूव कर दिया गया, क्योंकि सोवियत यूनियन में प्राइस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ करता था, जिसे अब रिमूव कर दिया गया। ट्रेड पर लगी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। अब गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस
मार्केट फोर्सेस पर डिसाइड किए जाते थे, जिससे फ्री ट्रेड को प्रमोट किया गया। देन प्राइवेटाइजेशन, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज कर दिया गया। अब ऑक्शन और वाउचर्स प्रोग्राम के थ्रू स्टेट ओन्ड कंपनीज को सिटीजन के बीच सेल किया गया। इसके साथ साथ करेंसी में भी रिफॉर्म्स किए गए। बहुत सी कंट्रीज ने ओल्ड करेंसी को रिप्लेस कर न्यू करेंसी को इंट्रोड्यूस किया, जिसके थ्रू इन कंट्रीज में मॉनेटरी सिस्टम को स्टेबलाइज करने की कोशिश की गई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब इन कंट्रीज ने अपनी इकोनॉमीज फॉरेन कंपनीज के लिए ओपन करना शुरू कर दिया, जिससे अब अदर कंट्रीज सोवियत यूनियन से अलग हुई कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर सकती थी। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ और बिजनेस ऑपरेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम न आए, जिसके लिए डीरेगुलेशन किया गया। फाइनली इस ट्रांजिशन ने सोवियत यूनियन के दौरान हुए सभी ट्रेड अलायंसेस को अब ब्रेक कर दिया। इस ब्लॉक में पहले जो भी कंट्रीज शामिल थे, अब वो डायरेक्टली वेस्ट से लिंक होने लगे। ये कंट्रीज ग्रेजुअली वेस्टर्न सिस्टम को अब्सॉर्ब करने लगी। अब वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट इनके लीडर बन चुके थे, जो इस रीजन को गाइड और वेरियस एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यहाँ डेवलपमेंट कर रहे थे। तो ये थे वो चेंजेस जो पोस्ट सोवियत रिजीम में शॉक थेरेपी लाकर किए गए। बट क्या ये शॉक थेरेपी इन कंट्रीज के लिए सक्सेसफुल थी? तो इसे जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी, जिसका एम था पोस्ट सोवियत रिजीम में कैपिटलिस्ट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना। पर क्यों? क्योंकि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद वर्ल्ड में सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी डोमिनेट कर रही थी, जो थी कैपिटलिज्म, जिसे अब बेस्ट माना जाता था। और अब यूएसएसआर से अलग हुए कंट्रीज को लगा जैसे वेस्ट ने ग्रो किया है, वैसे ही इस सिस्टम को अडॉप्ट कर ये कंट्रीज भी ग्रो करेंगी। और यही शॉक थेरेपी का ऑब्जेक्टिव भी था। बट क्वेश्चन ये है, क्या ये कंट्रीज जिस तरह का ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहती थी वो अचीव कर पाई? So the shock therapy administered in the 1990s did not lead the people into promised utopia of mass consumption. मीन्स वेस्टर्न कंट्रीज में जिस तरह का ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ था वो इन कंट्रीज में देखने को नहीं मिला, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अब इस रीजन में और ज्यादा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिले और शॉक थेरेपी ने और कई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। पहले जानते हैं पोस्ट सोवियत रिजीम में क्रिएट हुई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में। रशिया, जिसकी अब लार्ज नंबर में स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो चुकी थी, क्योंकि उसकी करीब 90% इंडस्ट्रीज को प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज को सेल कर दिया गया। ये पूरा रिस्ट्रक्चर मार्केट फोर्सेस के थ्रू किया गया, मींस डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर। जिसके जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई की जाएगी, और यहाँ गवर्नमेंट डायरेक्टेड कोई पॉलिसी नहीं थी। रशिया में पहले जो इंडस्ट्रीज स्टेट कंट्रोल्ड हुआ करती थी उन्हें लार्ज नंबर में सेल कर दिया गया, जिस वजह से सप्लाई बहुत ज्यादा थी और डिमांड कम। वर्चुअली अब सब कुछ डिसअपेयर हो चुका था। अब सप्लाई ज्यादा होने से इन इंडस्ट्रीज को बहुत कम प्राइसेस पर खरीद लिया गया था, और इसीलिए इसे द लार्जेस्ट कैरोसेल इन हिस्ट्री कहा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज को बहुत कम प्राइसेस पर सेल कर दिया गया था। सिटीजन्स को इस सेल में पार्टिसिपेट करने के लिए वाउचर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, बट बहुत से सिटीजन्स ने अपने वाउचर को मनी के लिए ब्लैक मार्केट में सेल कर दिया था, क्योंकि उन्हें जरूरत थी मनी की। रशियन करेंसी रूबल तेजी से डिक्लाइन होने लगी थी। रेट ऑफ इन्फ्लेशन मींस महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिस वजह से लोगों की सारी सेविंग चीजों को खरीदने में खत्म होने लगी थी। कलेक्टिव फार्म, जिस पर पीजेंट्स मिलकर एग्रीकल्चर किया करते थे, और प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर हुआ करता था। बट पहले सब कुछ स्टेट कंट्रोल्ड था। अब इन फार्म्स को प्राइवेटाइज कर दिया गया, जिससे प्रॉफिट स्टेट के पास न जाकर उस इंडिविजुअल के पास जाने लगा, जिस वजह से अब गवर्नमेंट जो फूड सिक्योरिटी इंश्योर किया करती थी वो अब खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से फूड की शॉर्टेज होने लगी और फूड को इंपोर्ट किया जाने लगा। 1999 में रशिया की जीडीपी 1989 से भी कम थी। बेसिकली शॉक थेरेपी के जरिए जो भी चेंजेस लाए गए वो इतने सडन थे, जिस वजह से ओल्ड सिस्टम पूरी तरह डिसमेंटल हो चुका था और अब इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं था, जिससे और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। ओल्ड सिस्टम में जितनी भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स को चलाया जाता था, जैसे कि फ्री एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा, और वो सिस्टम पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। इस पुराने सिस्टम में गवर्नमेंट लोगों को बहुत सी चीजों पर सब्सिडी दिया करती थी, बट अब गवर्नमेंट वो सब्सिडी देना बंद कर चुकी थी, जिस वजह से लोगों का लार्ज सेक्शन पॉवर्टी की तरफ जाने लगा। सोसाइटी का मिडिल क्लास पेरिफेरी की तरफ जाने लगा, और एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल लोग दूसरे कंट्रीज में माइग्रेट करने लगे। अब इन कंट्रीज में माफिया इमर्ज होने लगे, जो बहुत से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने लगे थे।
प्राइवेटाइजेशन ने अब नई तरह की डिस्पैरिटी को जन्म दे दिया था। पोस्ट सोवियत स्टेट स्पेशली रशिया रिच एंड पुअर रीजन्स में डिवाइड हो चुका था, जहां अब लोगों के बीच ग्रेटर इनइक्वालिटी देखी जा सकती थी। अब ये तो थे शॉक थेरेपी के इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, बट इन इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के साथ साथ इन कंट्रीज में शॉक थेरेपी के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी देखे जा सकते थे, जैसे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल दीज वर ड्राफ्टेड इन अ हरी। मीन्स जब इन कंट्रीज में ट्रांजिशन किया गया तो वो काफी ज्यादा सडन था, जिस वजह से जब इन कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज किया गया तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन काफी जल्दबाजी में बनाया गया, और ऐसा करने का रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर दे दी गई। इसीलिए इन स्टेट में स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं। प्रेजेंट में रशिया में इस सिस्टम को देखा जा सकता है, जहां प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर है, जबकि इलेक्टेड पार्लियामेंट काफी वीक है, मींस जिसके पास ना के बराबर पावर है। सेंट्रल एशिया, जहां प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर दे दी गई थी, जिनमें से कुछ अथॉरिटेरियन बन चुके थे। फॉर एग्जाम्पल तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, जहां प्रेसिडेंट ने खुद को फर्स्ट 10 इयर्स के लिए अपॉइंट कर लिया था, देन उन्होंने अपने ही रूल को 10 और सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया। इन कंट्रीज में अपोजिशन के लिए कोई जगह नहीं थी। अब अगर हम एक कंक्लूजन निकाले तो शॉक थेरेपी इन कंट्रीज में फेल हो चुकी थी, लेकिन आज इन कंट्रीज को देखा जाए तो इन सभी कंट्रीज में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखा जा सकता है, स्पेशली रशिया जो आज एक डेवलप्ड कंट्री बन चुका है। तो ये सब हुआ कैसे? मोस्ट ऑफ दीज इकोनॉमीज, स्पेशली रशिया, रिवाइविंग इन 2000, 10 years आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस। मींस करीब 2000 में रशिया की इकोनॉमी ने रिवाइव करना शुरू किया आजाद होने के 10 साल बाद, और ऐसा होने का रीजन था इन कंट्रीज का अपने नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस और मिनरल्स को एक्सपोर्ट करना। अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान जो मेजर ऑयल और गैस प्रोड्यूसर है, अदर कंट्रीज तक पाइपलाइन के थ्रू इस गैस को पहुंचाया गया। जिन कंट्रीज के बीच से ये पाइपलाइन होकर गुजरती है वो कंट्रीज प्रोड्यूसर कंट्री को रेंट पे करती हैं। देन इन कंट्रीज में कुछ अमाउंट में मैन्युफैक्चरिंग को भी स्टार्ट किया गया। तो फाइनली ये थे शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस। यूएसएसआर का क्रिएशन किया गया था 1922 में 1917 में हुए रशियन रेवोल्यूशन के बाद, जो मिलकर बना था 15 रिपब्लिक से। बट 1991 के बाद ये रिपब्लिक्स यूएसएसआर से अलग हो चुके थे। यूएसएसआर से अलग होने के बाद इन कंट्रीज में बहुत सी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, जिन्हें सॉल्व करने के लिए यहाँ इम्प्लीमेंट की गई शॉक थेरेपी। बट इससे भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ। बेसिकली यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद भी कई सालों तक इन कंट्रीज में टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट बने रहे। बट क्वेश्चन ये है, ऐसा क्यों? तो यही हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। रिपब्लिक्स जो कभी यूएसएसआर में शामिल हुआ करते थे, इन रिपब्लिक्स में कई सालों तक सिविल वॉर और इंसर्जेंसीज देखने को मिलती है, जो आज भी एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले जानते हैं रशिया के बारे में। यहाँ के 2 रिपब्लिक्स, चेचन्या एंड दागिस्तान, इन 2 प्रोविंसेस में वायलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट देखने को मिलता है। चेचन्या और दागिस्तान दोनों ही एथनिकली डाइवर्स रीजन थे, जिनकी अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी और लैंग्वेजेस थी। पार्टिकुलरली चेचन्स जो रशियन कल्चर में एसिमिलेट नहीं होना चाहते थे, और यही चेचन्स दागिस्तानी और रशियन अथॉरिटीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट का एक बड़ा रीजन था। इस मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस्लामिक मिलिटेंट ने, जो कि रशिया से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट को स्टैब्लिश करना चाहते थे। फर्स्ट चेचन वॉर चला 1994 टू 1996 तक, और सेकंड चेचन वॉर चला 1999 टू 2009 तक। इस मूवमेंट के अगेंस्ट में मॉस्को के मेथड काफी वायलेंट या कहा जा सकता है ब्रूटल थे। रशियन आर्मी ने इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग की, मींस जिससे लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन हुआ। साथ ही लार्ज स्केल में लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, जिससे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी हुआ। बट फिर भी रशिया इन लोगों की एस्पिरेशन को खत्म करने में नाकाम रहा। अब चलते हैं सेंट्रल एशिया की तरफ, जहां ताजिकिस्तान में करीब 10 इयर्स यानी 2001 तक सिविल वॉर देखने को मिलता है। ऐसा होने के कई रीजंस थे, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। 1991 में सोवियत के कोलैप्स होने के बाद यहाँ की डिफरेंट पार्टीज के बीच पावर को लेकर कंपटीशन देखने को मिला, जिससे स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नेंस में कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा ये एथनिकली डाइवर्स कंट्री थी। यहाँ ताजिक्स मेजॉरिटी, बट उज्बेक्स और पामीरीज कम्युनिटीज के लोग माइनॉरिटीज में थे। एथनिक और रीजनल टेंशन इस पॉलिटिकल कंपटीशन को और ज्यादा बढ़ा देती है।
अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट था जिसके कई फैक्टर्स थे, जैसे कि पॉलिटिकल, एथनिक, इकोनॉमिक, रीजनल, आइडियोलॉजिकल एटसेट्रा। फाइनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू यहाँ वायलेंस को खत्म कर पीस एग्रीमेंट लाया गया। नेक्स्ट इज अजरबैजान। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट का रीजन था एक प्रोविंस नागोर्नो काराबाख। ये कॉन्फ्लिक्ट है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच। बेसिकली ज्योग्राफिकली ये रीजन पार्ट है अजरबैजान का, बट इस रीजन में रहने वाले लोग आर्मेनिया के कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। इसीलिए ये लोग अजरबैजान से अलग होकर शामिल होना चाहते हैं आर्मेनिया में। आर्मेनिया इन लोगों को सपोर्ट करता है, बट अजरबैजान ऐसा नहीं चाहता है। 1991 तक ये दोनों ही कंट्रीज और ये प्रोविंस पार्ट था यूएसएसआर का, बट यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद इस प्रोविंस को लेकर वॉर होता है जिसमें करीब 30,000 लोग मारे जाते हैं। 1993 में आर्मेनिया इस प्रोविंस के साथ साथ अजरबैजान में पड़ने वाले करीब 20% टेरिटरी को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है। 1994 में रशिया इस वॉर में मीडिएटर का काम करता है और फाइनली इस वॉर को रोक दिया जाता है। बट 2020 में अजरबैजान और आर्मेनिया में दोबारा वॉर शुरू हो जाता है जो टेरिटरीज आर्मेनिया के कंट्रोल में थी। इस वॉर में अजरबैजान उस पर कंट्रोल कर लेता है। देन दिसंबर 2022 में अजरबैजान उस कॉरिडोर को भी ब्लॉक कर देता है जिसके थ्रू आर्मेनिया इस प्रोविंस को हेल्प करता था। फाइनली इस टाइम पर यहाँ पूरा का पूरा कंट्रोल अजरबैजान का है। नेक्स्ट इज जॉर्जिया। जॉर्जिया के 2 प्रोविंस में भी इंडिपेंडेंस की डिमांड की जाती है जिसका रिजल्ट था सिविल वॉर। इसके अलावा देयर आर मूवमेंट्स अगेंस्ट एग्जिस्टिंग रिजीम्स इन यूक्रेन, किर्गिस्तान एंड जॉर्जिया। मींस इन कंट्रीज में यहाँ की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी मूवमेंट किए जाते हैं और इन कंट्रीज और प्रोविंसेस के बीच अक्सर रिवर वाटर के शेयरिंग को लेकर भी डिस्प्यूट देखने को मिलता है। बेसिकली ये सारी सिचुएशन क्रिएट करती है इंस्टेबिलिटी जो एक ऑर्डिनरी सिटीजन की लाइफ को और ज्यादा डिफिकल्ट बना देती हैं। अब बात करते हैं टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स के अदर फैक्टर्स की, जैसे कि द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आर एरियाज विद वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज व्हिच हैव ब्रॉट देम इकोनॉमिक बेनिफिट। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हाइड्रोकार्बन में काफी ज्यादा रिच हैं, अब इंटरनेशनल मार्केट में इनकी डिमांड काफी ज्यादा है और इसी को लेकर कंट्रीज के बीच में अक्सर डिस्प्यूट देखने को मिलता है क्योंकि सेंट्रल एशिया आउटसाइड पावर्स और ऑयल कंपनीज के लिए एक जोन ऑफ कंपटीशन बन चुका है। हर कंट्री इन रिसोर्सेज को कंट्रोल करना चाहती है। अब आफ्टर 11 सितंबर 2001 ये वो डेट है जब यूएसए में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर टेररिस्ट अटैक होता है और इस अटैक के बाद यूएसए सेंट्रल एशिया में अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता था जिससे अमेरिका अफगानिस्तान और इराक में होने वाली टेररिस्ट एक्टिविटीज को खत्म कर सके। और इस वॉर के लिए अमेरिका को जरूरत थी बेसिस यानी टेरिटरीज और स्पेस की जहां से अमेरिका अपने प्लेन्स को फ्लाई कर सके। इसके लिए अमेरिका सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को पे करता है और इन कंट्रीज के स्पेस को यूज करता है। बट कहीं ना कहीं इस रीजन में पाए जाने वाले रिसोर्सेस पर भी यूएसए अपना कंट्रोल चाहता था। अब क्योंकि ये कंट्रीज रशिया के नियर बोर्ड मींस ज्योग्राफिकली काफी क्लोज थी, इसलिए रशिया को लगता था कि इन कंट्रीज पर उसका ज्यादा इन्फ्लुएंस हो ना कि यूएसए का, जिस वजह से इस रीजन में और ज्यादा टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं। इसके अलावा चाइना जो इस रीजन में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था बिकॉज ऑफ ऑयल रिसोर्सेज। अब अगर देखा जाए तो चाइना की बाउंड्री भी इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज से जुड़ी हुई है। चाइना उस टाइम पर एक डेवलपिंग इकोनॉमी था, इसीलिए चाइना शुरू करता है इन कंट्रीज के साथ ट्रेड, जिस वजह से इन कंट्रीज के बीच में कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाता है और यही कंपटीशन ले जाता है कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन की तरफ। तो ये थे टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन सेंट्रल एशिया। अब चलते हैं ईस्टर्न यूरोप में, जिसमें हम जानेंगे चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया के बारे में। हालांकि ये दोनों ही यूएसएसआर का पार्ट नहीं थे, बट चेकोस्लोवाकिया पार्ट था वार्सा पैक्ट का और यूगोस्लाविया में थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। चेकोस्लाविया जो पीसफुली 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया और इन दोनों चेक और स्लोवाकिया ने पीसफुली अपने इंडिपेंडेंट नेशन बना लिए। अब आते हैं यूगोस्लाविया पर। इस कंट्री को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अलग अलग एथनिक ग्रुप्स को मिलाकर बनाया गया था जो लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से ये कई प्रोविंसेस में स्प्लिट हो जाता है
जैसे कि क्रोशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया और हर्जेगोविना। ये सभी प्रोविंस खुद को यूगोस्लाविया से अलग होकर अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करते हैं। बेसिकली यूगोस्लाविया में डोमिनेट करते हैं सर्ब्स, और ये लोग इस तरीके के स्प्लिट को अपोज करते थे, जिस वजह से बोस्निया में रहने वाले नॉन सर्ब्स पर अत्याचार किए गए। ये सब होने पर यहाँ इंटरवीन करता है नाटो, और यहाँ शुरू होता है इंटर एथनिक सिविल वॉर। आज भी इनमें से बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां लंबे समय से चले आ रहे ये कॉन्फ्लिक्ट आज तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन बिटवीन अजरबैजान एंड अर्मेनिया। तो ये था हमारा टॉपिक, टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के बारे में। पोस्ट कम्युनिस्ट से हमारा मतलब है उन कंट्रीज से जो कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी, बट 1991 के बाद ये सभी कंट्रीज सोवियत सिस्टम से अलग हो चुकी थी। इसीलिए अब इन सभी कंट्रीज की अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। इंडिया के रिलेशन सभी कंट्रीज जो कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी और जिन्हें अब 1991 के बाद पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज कहा जाता था, उन सभी के साथ काफी अच्छे रहे। बट इन सभी कंट्रीज में से अगर कोई ऐसी कंट्री थी जिसके साथ इंडिया के रिलेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो वो थी रशिया। इन दोनों के रिलेशन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट भी है। पर क्यों? तो इसके लिए अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो हमें पता चलता है कि इन दोनों कंट्रीज के रिलेशन की हिस्ट्री बेस्ड है ट्रस्ट और कॉमन इंटरेस्ट पर। एग्जाम्पल के लिए, पास्ट में जब जब इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हुई, चाहे वो 1965 का वॉर हो या 1971 का वॉर, तो उस टाइम पर रशिया ने हमेशा इंडिया की हेल्प की है। इसीलिए दोनों कंट्रीज के रिलेशन बेस्ड हैं ट्रस्ट पर एज वेल एज कॉमन इंटरेस्ट पर। इसके अलावा इंडियन हीरोज जैसे कि राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक, ये नाम आपको रशिया और पोस्ट सोवियत नेशन के घरों में काफी कॉमन देखने को मिलते हैं। पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में हिंदी सॉन्ग्स को भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, और इसका रीजन है कि इंडियन फिल्म स्टार्स की पॉपुलैरिटी वहाँ काफी ज्यादा है। आज भी अगर आप रशिया, उज्बेकिस्तान जैसी कंट्रीज में जाते हैं तो इन स्टार्स की पॉपुलैरिटी को देखा जा सकता है। इनके रिलेशन से जुड़ा दूसरा पॉइंट ये है कि रशिया एंड इंडिया शेयर अ विजन ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। हम सभी जानते हैं 1991 से पहले वर्ल्ड में पावर के दो बड़े सेंटर थे, यूएसए एंड यूएसएसआर। मींस वर्ल्ड बायपोलर था। बट 1991 में सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन हो जाने से वर्ल्ड में पावर का सिर्फ एक ही सेंटर था, यूएसए। ऐसे में रशिया और इंडिया का विजन है मल्टीपोलर वर्ल्ड का, और ऐसा होने के लिए जरूरी है कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। यानी इंटरनेशनल सिस्टम में किसी एक या दो पावर की जगह मल्टीपल पावर का एग्जिस्ट करना। दूसरा, कलेक्टिव सिक्योरिटी। बेसिकली कलेक्टिव सिक्योरिटी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी एक कंट्री पर अटैक सभी कंट्रीज के लिए थ्रेट माना जाता है, और इसीलिए जरूरी है कलेक्टिव रिस्पॉन्स की। मीन्स सभी कंट्रीज का मिलकर रिस्पॉन्स करना। देन ग्रेटर रीजनलिज्म यानी रीजनल कोऑपरेशन। आपने शंघाई कोऑपरेशन और यूरोपियन यूनियन जैसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जरूर सुना होगा, जो बेस्ड है रीजनल कोऑपरेशन और यूनिटी पर। इसके अलावा नेगोशिएटेड सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, मीन्स इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को समझौता कर सॉल्व करना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ऑफ ऑल द कंट्रीज। मीन्स जो भी कंट्रीज यूएसएसआर से अलग हो चुकी थी, उनकी अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी का होना। कोई भी कंट्री किसी और कंट्री से इन्फ्लुएंस्ड हुए बिना ये डिसाइड कर सके कि उनकी फॉरेन पॉलिसी आखिर होगी क्या। मीन्स उन्हें किस कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाने हैं और किसके साथ नहीं। एट लास्ट, decision making through bodies like UN should be strengthened, democratized and empowered. मीन्स यूएन जैसी बॉडी में डेमोक्रेटिक तरीके से डिसीजन लिया जाए, जिससे पावर का कंसंट्रेशन किसी एक कंट्री के हाथ में ना हो और सभी कंट्रीज को एम्पावर किया जा सके। अब जैसा कि हमने पहले भी कहा कि सभी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में से रशिया एक ऐसा कंट्री है जिसके रिलेशन इंडिया से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं, और इसका पता हमें चलता है इंडिया रशिया स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट 2001 के अकॉर्डिंग इन दोनों कंट्रीज के बीच करीब 80 से ज्यादा बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। ये एग्रीमेंट बेस्ड थे ट्रेड, टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक डेवलपमेंट, मिलिट्री एटसेट्रा पर। अब स्पेसिफिकली बात करें इंडो रशिया रिलेशन के एडवांटेजेस की, तो वो कुछ इस तरह है। कश्मीर इशू, इस इशू पर
रशिया का स्टैंड हमेशा इंडिया के फेवर में रहा है। हम जानते हैं कश्मीर हमेशा से ही इंडो पाक के बीच एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिस वजह से जब ये इशू यूएन में पहुंचा तब रशिया ने हमेशा इंडिया के फेवर में वोट किया है। दूसरा, एनर्जी सप्लाईज। रशिया से इंडिया को बहुत से एनर्जी सप्लाईज मिलते हैं। इसके साथ साथ इंटरनेशनल टेररिज्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रशिया इंडिया से शेयर करता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, रशिया के थ्रू इंडिया को सेंट्रल एशिया में एक्सेस मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो रशिया और इंडिया को कनेक्ट करेगा, और ये कॉरिडोर सेंट्रल एशियन कंट्रीज से होकर गुजरेगा। एज वेल एज रशिया हमारी हेल्प करता है चाइना के साथ रिलेशन को बैलेंस करने में। इसके अलावा इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन का फायदा केवल इंडिया को ही नहीं बल्कि रशिया को भी है, क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा आर्म इंपोर्ट करता है रशिया से। इंडियन मिलिट्री को अपने जितने भी हार्डवेयर मिलते हैं वो आते हैं रशिया से। इसके अलावा इंडिया जो कि एक ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है, इसीलिए जब भी इंडिया में ऑयल क्राइसिस होते हैं तो ऐसे में रशिया हमेशा हमें सपोर्ट करता है। अब इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है कि वो रशिया, काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ अपने एनर्जी इंपोर्ट्स को इंक्रीज करे। इसका एग्जाम्पल है तापी पाइपलाइन। इसमें शामिल कंट्रीज हैं तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। मींस तुर्कमेनिस्तान से इंडिया में ऑयल को इंपोर्ट किया जाएगा और ये पाइपलाइन होकर निकलेगी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया तक। इसके साथ साथ बहुत सी इंडियन कंपनीज ने इन कंट्रीज की ऑयल फील्ड में भी इन्वेस्ट किया है। देन रशिया इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्लान एंड असिस्टेड इंडिया स्पेस इंडस्ट्री। मींस रशिया इंडिया के न्यूक्लियर प्लान और इंडियन स्पेस इंडस्ट्री में भी कंट्रीब्यूट करता आया है। फॉर एग्जाम्पल क्रायोजेनिक इंजन्स, जिसकी सप्लाई रशिया अर्ली 1990s में इंडिया को करता है। रॉकेटरी फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह इनकी सप्लाई करने में रशिया इंडिया की हेल्प करता है। ये इंजन जीएसएलवी रॉकेट के अपर स्टेज के लिए बहुत जरूरी थे, जिसे तैयार किया गया था इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा। इसके साथ साथ इंडिया और रशिया ने बहुत से साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में भी कोलैबोरेट किया है। फाइनली अब हम आते हैं फ्लैशबैक पर, जहां हम जानेंगे इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। हम सभी जानते हैं इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने फॉलो किया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मींस किसी भी गुट में शामिल न होकर अपना डेवलपमेंट करना, क्योंकि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड बायपोलर बन चुका था। इसीलिए न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज के सामने प्रॉब्लम थी कि वो यूएसएसआर के साथ जाएं या यूएसए के। तो ऐसे में इंडिया ने फॉलो किया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। बट कोल्ड वॉर के दौरान देखा गया कि इंडिया के रिलेशन यूएसए के कंपैरिजन में यूएसएसआर के साथ ज्यादा अच्छे थे। इसीलिए क्रिटिक्स का कहना था कि इंडिया पार्ट है सोवियत यूनियन के कैंप का। कोल्ड वॉर के दौरान इनके रिलेशन मल्टी डायमेंशनल थे, मींस अलग अलग डायमेंशंस पर बेस्ड थे, जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री और कल्चरल। अब जरा इन डायमेंशंस पर बात करते हैं। इकोनॉमिक, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के सामने बहुत से चैलेंजेस थे, जिसमें से एक बड़ा चैलेंज था कि किस तरह यहाँ इंडस्ट्रीज को सेटअप कर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके। और ऐसा करने के लिए सोवियत यूनियन ने इंडिया को टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड की, जैसे कि इंडिया के स्टील प्लांट भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम में स्टैब्लिश किए गए, और मशीनरी प्लांट जैसे कि भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एक्सेट्रा को सोवियत यूनियन की हेल्प से ही स्टैब्लिश किया गया। जब इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी थी, तब सोवियत यूनियन ने ट्रेड करने के लिए इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट भी किया। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल। कश्मीर इशू पर रशिया ने हमेशा यूएन में इंडिया की पोजीशन का सपोर्ट किया है। एज वेल एज 1971 में हुआ इंडो पाक वॉर में रशिया ने इंडिया को पूरा सपोर्ट किया है। ये वॉर था बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए। इसके अलावा समय समय पर क्रूशियल टाइम पर इंडिया ने भी सोवियत यूनियन की फॉरेन पॉलिसी को पूरा सपोर्ट दिया है। देन आता है मिलिट्री। इंडिया ने ज्यादातर मिलिट्री हार्डवेयर रिसीव किए हैं रशिया से, वो भी उस टाइम पर जब बहुत ही कम कंट्रीज इंडिया की मिलिट्री टेक्नोलॉजी का पार्ट बनने को तैयार थी। इंडिया और रशिया ने बहुत से एग्रीमेंट भी साइन किए हैं, जिसमें इन्होंने ज्वाइंटली बहुत से मिलिट्री इक्विपमेंट्स को प्रोड्यूस भी किया है। अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो इंडिया ने रशिया से अक्टूबर 2018 में खरीदे 5 यूनिट्स ऑफ S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। 5 में से 3 स्क्वाड्रन अभी इंडिया के पास हैं, जबकि 2 और आने बाकी हैं। इनकी डिलीवरीज को शेड्यूल किया गया है 2024 के एंड तक। लास्ट इज कल्चर। हिंदी फिल्म्स और इंडियन कल्चर सोवियत यूनियन में काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। और आज भी इन कंट्रीज में इंडियन स्टार्स की
पॉपुलैरिटी को देखा जा सकता है। लार्ज नंबर में इंडियन राइटर्स यूएसएसआर को विजिट किया करते थे। अब अगर प्रेजेंट में आए तो हम सभी जानते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे वॉर के बारे में। जब यूएन जनरल असेंबली में इस वॉर को लेकर रशिया के द्वारा यूक्रेन पर किए गए अटैक को कंडेम करने के लिए रेजोल्यूशन लाया गया, तो ऐसे में भी इस रेजोल्यूशन पर इंडिया ने वोटिंग करने से अब्सटेन किया। और ऐसा क्यों? तो जाहिर सी बात है, इंडिया नहीं चाहता कि उसके रिलेशन रशिया के साथ खराब हो। तो ये थे इंडिया और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के रिलेशंस, जिसमें स्पेसिफिकली हमने देखा कि इन सभी कंट्रीज में से इंडिया के रिलेशन किसी कंट्रीज के साथ अगर काफी ज्यादा अच्छे रहे हैं तो वो है रशिया। इस वीडियो से रिलेटेड बाकी पार्ट्स को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।